नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म एडवर्टाइज़र्स पर। चूँकि आज थोड़ा-सा कैमरे में टेक्निकल इश्यू है, इसलिए हम लोग आज कैमरा नहीं यूज़ कर पाएँगे। उम्मीद है कि नेक्स्ट सेशन में ज़रूर हम कैमरे को यूज़ कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जलवायु परिवर्तन का। इससे पहले हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी का जो टॉपिक था, वो टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था। हमारा लक्ष्य है कि हम पूरा टॉपिक एनवायरनमेंट का 7 से 8 लेक्चर में कवर कर लेंगे और उम्मीद भी है कि हो जाएगा हमारा। हालाँकि 7 लेक्चर में हम लोगों ने कोशिश किया है कवर करने का, लेकिन एक क्लास हम लोगों ने होल्ड करके रखा है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग उसे मैनेज कर लेंगे। तो चलिए सेशंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे खास बात कि हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम को टारगेट करके फ्री मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, जो कि डेली बेस्ड होते हैं। डेली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे। दूसरी खास बात है कि पीसीएस मेंस को लेकर के हम लोगों का एक मेंस क्रैश कोर्स चलाया गया है, जो कि आंसर सिनॉप्सिस को लेकर के है। अगर आप उससे भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएगी। सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन का। ठीक है, देखिएगा, सबसे एक खास बात अगर मैं आपसे कहूँ तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं वो टॉपिक कहीं ना कहीं हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। और जो हमारा क्लाइमेट चेंज है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ आरओ एंड एआरओ की, और खासकर अगर मैं बात करता हूँ पीसीएस की, इन दोनों एग्जामों में क्लाइमेट चेंज इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज एक वैश्वीकरण मुद्दा हो गया है, ग्लोबल मुद्दा हो गया है। और हमें इस प्रकार की संभावनाएं भी देखने को मिल रही हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और भविष्य में भी उत्पन्न होने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम लोग इम्पोर्टेंट मान करके आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन है क्या? तो किसी स्थान के मौसमी दशा में होने वाला दीर्घकालिक जो बदलाव है, वो हमारा जलवायु परिवर्तन कहलाता है। और यह बदलाव उस स्थान के वर्षा, वायु, तापमान आदि में आए परिवर्तनों से पहचाना जाता है। कहने का सेंस ये है, हम जलवायु परिवर्तन कब कहते हैं? हम जलवायु परिवर्तन तब कहते हैं जब किसी स्थान में मौसमी दशा में होने वाले परिवर्तन का मेजरमेंट किया जाता है, चाहे वहां का वर्षा स्तर को लेकर के हो, वहाँ के वायु को लेकर के हो, या फिर वहाँ तापमान को लेकर के हो। इन सब में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वह जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब सबसे खास बात है कि जलवायु परिवर्तन के कारक कौन-कौन से हैं, क्यों जलवायु परिवर्तन हो रहा है? तो प्राकृतिक जो प्रक्रियाओं से संबंधित एक हमारे यहाँ फैक्टर्स हैं, दूसरा मानवीय गतिविधियों से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन के पीछे हमारा प्राकृतिक कारण भी उत्तरदायी है और हमारा मानवीय गतिविधियां भी उत्तरदायी हैं, और यही जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। देखिए, प्रकृति में खुद को सामंजस्य स्थापित करने के लिए, या फिर मैं यूँ कहूँ तो प्रकृति अपने आप को एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करती है। इसलिए प्राकृतिक तौर पर बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन मैटर नहीं करता। लेकिन जब मानवीय गतिविधियाँ हस्तक्षेप करती हैं, तो जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिलता है और वह हमारे क्लाइमेट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है, हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अब ये जलवायु परिवर्तन होता कैसे है, उनके इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं? तो एक टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस होते क्या है? तो कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कि हमारे पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। वो कैसे होता है देखिएगा, ये है हमारा सूरज। अब आपको पता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट कब कब होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो मैं बताता हूँ, और क्लाइमेट चेंज कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम बात करें वर्षा की, हम बात करें आर्द्रता की, वर्षा, आर्द्रता, और सबसे खास बात है जलवायु की। इन सब का सीधा संबंध किससे होता है? तापमान से होता है।
ठीक है, प्रेशर एंड तापमान, ह्यूमिडिटी। अब एक चीज आपको पता होगा कि जब तापमान ज्यादा होगा तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें इफेक्ट करेंगी। एक चीज मैं आपको यहाँ से बता के चलता हूँ कि जब भी हम तापमान को देखते हैं तो तापमान बढ़ने से हमारे यहाँ पे परिवर्तन होती है। कैसा परिवर्तन होता है? तो सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, ये किस फॉर्म में आती हैं? ये आती हैं शॉर्ट वेव में, ठीक है? मतलब ये लघु तरंगों के तौर पर अंदर आती हैं और ये किरणें जब लघु तरंगों के तौर पर आती हैं, तो इज़िली हमारे परिवेश में ये प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन ये हमारे आस-पास के सतह को गर्म करती हैं। और गर्म करने के बाद में जब ये उत्सर्जित होती हैं, वापस जाती हैं, तो ये किसके तौर पर जाती हैं? ये दीर्घ तरंगों के तौर पर जाती हैं या फिर जिसे हम लॉन्ग वेव्स बोलते हैं। शॉर्ट वेव्स में ये आती हैं और लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट होती हैं। तो शॉर्ट वेव्स में ये आ तो जाती हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन जब ये लॉन्ग वेव में होती हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट को क्रॉस नहीं कर पाती और हमारे एनवायरनमेंट में जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के द्वारा ये अवशोषित कर ली जाती हैं, जिससे कि उनका तापमान बढ़ जाता है। और उनका तापमान बढ़ने के कारण हमारे आस-पास के जो एनवायरनमेंट है, सतह हैं, उनका भी तापमान बढ़ जाता है और इस वजह से हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि निकलने वाला लघु तरंग विकिरण ग्रीन हाउस में सीधा प्रवेश करता है। ग्रीन हाउस का मतलब है ये हमारे एनवायरनमेंट की बात करते हैं और दूसरी बात है कि ग्रीन हाउस से परिवर्तित जो लॉन्ग वेव्स हैं वो यहीं पर रह जाती हैं, वो वापस निकल नहीं पाती हैं। ठंडे प्रदेशों में हरित गृह का निर्माण शीशे की दीवारों से बना करके किया जाता है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टेम्परेचर आ तो जाते हैं, तापमान आते तो है, ताप आता तो है, लेकिन जब हम पर्वतीय क्षेत्रों में कांच के घर बना के रखते हैं, तो वहाँ पर ये वापस नहीं जा पाती और अंदर का जो माहौल या एनवायरनमेंट है, वो हम उत्पादन के तौर पर कर सकते हैं या उन एनवायरनमेंट का प्रयोग हम अपने प्रोडक्शंस के लिए करते हैं। ग्रीन हाउस में प्रवेश करने वाली शॉर्ट वेव जब लॉन्ग वेव में के रूप में हरित गृह से बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, तो उनके दीवारों से टकराकर वापस ग्रीन हाउस में लौट आती हैं। इस तरह ग्रीन हाउस ठंडे प्रदेशों में भी गर्म रहता है और इसी थ्योरी को लेकर के हम अपने इन्वायरमेंट की भी बात करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में सूर्य की विकिरण आती तो है शॉर्ट वेव पे, लेकिन वो वापस जा नहीं पाती। आती तो ऐसे हैं, लेकिन जब उन्हें जाना होता है, तो ये आस-पास के जितने भी हमारे पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और जो हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट होता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? यहाँ पर क्या बताया गया है? प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव, साथ ही में मानव जनित ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक, अब देखिएगा, अगर हम प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि जब सूर्य, ये क्या है, ये हमारा सन है, सूर्य की विकिरणें आती तो हैं कहाँ पर? हमारे पृथ्वी की सतह पर। हमारे पृथ्वी की सतह पर ये आती हैं और आने के साथ ही में ये टकराती हैं, टकरा के ये वापस जाती हैं, लेकिन कम मात्रा में ही धरती इन्हें वापस करती है। मतलब कम मात्रा में ऊष्मा का धरती पर वापस आना है। ये जाती तो हैं बट लौट के वापस चली जाती हैं। अधिक मात्रा में ऊष्मा का अंतरिक्ष में पलायन हो जाता है, मतलब अधिकांश तो लौट जाती हैं, लेकिन कुछ हमारे पार्टिकल्स के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो ये उन्हीं से टकरा करके वापस चली जाती हैं। ये कैसा है? हमारा प्राकृतिक है। लेकिन अगर हम वहीं पे ह्यूमन की बातें करें, तो जो हमारा सौर विकिरण है, ये सौर विकिरण सूरज से आता तो है, लेकिन अधिक मात्रा में धरती इन्हें परिवर्तित करती है। लेकिन सबसे खास बात है कि कम मात्रा में ऊष्मा का अंतरिक्ष में पलायन होता है, इसके अपोजिट है। आती तो हैं, आई, लेकिन ये प्रॉपर वापस जा नहीं पाती अंतरिक्ष में और इनका अवशोषण किसके द्वारा कर लिया जाता है? हमारे यहाँ के जितने भी कण हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके द्वारा उन ऊष्मा का खींच लिया जाता है, इसलिए वो गर्म होकर के हमारे वायुमंडल को गर्म करते हैं। चूंकि ये लॉन्ग वेव्स होती हैं, इसलिए हमारे इन्वायरमेंट को क्रॉस नहीं कर पाती। क्लियर है? तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि चीजें
थोड़ी-सी बेहतर होंगी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात करूँ कि एक गढ़िया प्राकृतिक हरित गृह का प्रभाव कैसे होता है, तो पृथ्वी का सतह गर्म एवं रहने योग्य बनाए रखती है। वहीं पर यह पृथ्वी के औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड भी बना के रखती हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे खास बात है, कहा जाता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अगर काम नहीं करता, तो दिन में बहुत ज़्यादा दिन गरम और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी होती, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, देखिएगा। अगर हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट काम नहीं करेगा, तो हमारा तापमान कैसा हो जाएगा? हमारा तापमान -18 तक गिर सकता है, जो कि अन्य जीवों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स डालेगा। क्लियर है? ग्रीन हाउस गैसों की जो सांद्रता में वृद्धि से हरित गृह प्रभाव में गैस प्रभाव में वृद्धि होती है, जिससे कि हमारे पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं पर अगर हम कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज़ों में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वैश्विक तापन का मुख्य कारण है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम किससे हो रहा है? कार्बन से हो रहा है। वो कार्बन कैसा? कार्बन डाइऑक्साइड से हो रहा है। ठीक है? वहीं पर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। बहुत सारे लोग हैं जो जल वाष्प को गलत कर लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत, लेकिन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत क्या हो जाएगा? जल वाष्प शामिल है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे वर्क करते हैं, तो जब विकिरण पृथ्वी की सतह से अवशोषित कर ली जाती है, तो वह गर्म हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया। सूर्य से आने वाले विकिरण कुछ सौर विकिरण पृथ्वी और वायुमंडल के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद में फिर वो अवरक्त विकिरण वातावरण में गुजरती हैं और कुछ ग्रीन हाउस गैसेज़ों के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। इससे सभी दिशाओं में वातावरण में वो पुनः छोड़ी जाती हैं। इस प्रकार निचले वातावरण में गर्म जो आका सरफेस है वो गर्म हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, मैं 100% लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, ये कुछ जलवायु परिवर्तन को लेकर के विभिन्न प्रकार के सम्मेलन हैं जो किए गए हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा कि जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक व्यवस्था है और इस वैश्विक व्यवस्था होने के कारण समय-समय पर विश्व के अन्य देश एक मंच पर बैठकर मंच साझा करते हैं और उसके साथ में भारत को या फिर पूरे विश्व को किस प्रकार से ऊष्मन से बचाया जा सके, बढ़ते हुए तापमान को कैसे कम किया जा सके, जो कि प्राकृतिक तौर पर है। उन सब में गवर्नमेंट हमारी बातें करती हैं, विचार-विमर्श करते हैं और आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए, इस पर बातें करते हैं। उनका मानना है कि जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, उन जीवाश्म ईंधनों को धीरे-धीरे कम करने की कोशिश करनी चाहिए और भारत सहित विश्व के अन्य देशों को ग्रीन हाउस के साथ ही साथ में जो इफ़ेक्ट्स करने वाले एलिमेंट्स हैं, उनको कम करना है, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट सिक्योर हो सके और हम एक ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ सके। इसके लिए जो हमारे यहाँ पे कन्वेंशन हुआ है, वो एक है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो यूएनएफसीसीसी का कॉप जो तीसरा वाला बैठक है उसमें हुआ था। यूएनएफसीसीसी का मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन क्लाइमेट ऑन चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज ऑन कन्वेंशन फ्रेमवर्क है यूनाइटेड नेशन का। ये क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? तो जापान का एक शहर है क्योटो, वहां पर 1997 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को धीरे-धीरे कम करना था और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता था। कहने का सेंस ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, क्या हैं? जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनको धीरे-धीरे कम करना है, समाप्त करना है। ये कब किया गया था? तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया। वहीं पे अगर मैं कॉपहेगन की बात करूँ तो कॉपहेगन यूएनएफसीसीसी की 15वीं बैठक में हुआ था, जो कि 2009 में। कॉपहेगन है कहाँ? ये डेनमार्क में। तो इसमें हुआ क्या कि संयुक्त राज्य अमेरिका और बेसिक देशों के बीच एक समझौता किया गया जो गैर आबाधिकारी था। ये कोपेनहेगन समझौते के तौर पर जाना गया और सबसे खास बात ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि विकसित देशों के द्वारा 2020 तक प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर विकसित देशों को उपलब्ध कराना होगा। ये क्यों देना है भैया $100? तो 100 बिलियन डॉलर इसलिए देना है जिससे कि जो विकासशील देश हैं वो अपने यहाँ इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करके
इन ग्रीन एनर्जी का प्रयोग करके पर्यावरण को होने वाली क्षति से रोक सकें, बचा सकें। ऐसा इसलिए माना जाता है कि ये जो विकसित देश हैं, ये बहुत पहले स्वतंत्र हो गए, इनके यहाँ बहुत पहले से ही औद्योगिक क्रांतियाँ चल रही हैं, इसलिए इन लोगों ने एनवायरनमेंट को ज़्यादा प्रदूषित किया है, इसलिए इनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है एनवायरनमेंट को साफ करने की। हमारे पास अभी ना कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ना कोई इक्विपमेंट है, तो ऐसी स्थिति में जब तक हमारे यहाँ के लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं दी जाएँगी, वो इन चीज़ों में काम करने में उतने सहज नहीं हैं। यही रीज़न है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों को $100 बिलियन उपलब्ध कराने की बात कही थी, खासकर ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर के। अगले हमारा सम्मेलन है कानकुन सम्मेलन और कानकुन हुआ कहाँ है? तो कानकुन मोरक्को में हुआ था। ये इसी कानकुन सम्मेलन में हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की थी और ये कहा कि इस ग्रीन क्लाइमेट कोष या हरित जलवायु कोष का निर्माण करने की बात कही गई और इस कोष की देख-रेख हरित जलवायु निधि के द्वारा किया जाता है या जीएफसी बोर्ड की स्थापना की गई थी और यही जीएफसी बोर्ड जीएफसी का निर्देशन करती है, उसी के अंतर्गत वह दिशा निर्देश देने का काम करती है। जलवायु परिवर्तन केंद्रीय नेटवर्क पर ये तकनीकी समझौते के तौर पर भी देखा गया था। अगर मैं डरबन की बात करूँ, डरबन सम्मेलन तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किया गया था, हरित जलवायु कोष की स्थापना किया गया था, ऊपर हरित जलवायु कोष को बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन वहीं डरबन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष का निर्माण किया गया और कहा गया कि कृषि को जलवायु परिवर्तन के तहत लाया जाएगा और भारत के ग्रीन हाउस उत्सर्जन पर समान किंतु विभेदन उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को भी स्वीकार किया गया था। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। वहीं पर अगर मैं दोहा सम्मेलन की बात करूँ जो कतर में हुआ था 2012 के आसपास 2012 में ही हुआ है। यह क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत प्रदूषण को कम करने की वकालत करता है। वहीं पर अगर मैं लीमा सम्मेलन की बात करूँ, लीमा पेरू की राजधानी है। इसमें ये कहा गया था, पेरू की राजधानी लीमा में कि 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। कहने का सेंस ये है कि 2070 तक हम ग्रीन हाउस गैसेस को समाप्त करेंगे। लिया किसने? ये नहीं पता बट इतना ज़रूर पता है। अगर मैं पेरिस सम्मेलन की बात करूँ तो पेरिस सम्मेलन में इसमें कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी एक संधि की गई थी। ग्लासगो सम्मेलन है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा-सा ग्लासगो सम्मेलन। ग्लासगो है कहाँ पर? तो ये यूनाइटेड किंगडम में जो भी रिसेंटली 2021 में हुआ था 3-4 साल पहले और सबसे खास बात है ये कि प्रधानमंत्री ने कॉप 26 में भारत की 5 प्रतिबद्धताओं को साझा किया था, जिसमें हमने पहला प्रतिबद्धता ये बोला कि 2030 तक भारत गैर जीवाश्म ऊर्जा की जो क्षमता है वो 50 मेगावाट तक ले जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि वर्ष 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के रूप में माध्यम से पूरा किया जाएगा। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था कार्बन तीव्रता में 45% तक की कमी लाएगी। वहीं पर 2030 तक इससे शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करने की भी बातें कही हैं और साथ ही 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन की भी बात कही है। उस लक्ष्य को भी हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप देख लेंगे, उतनी इम्पोर्टेंस है नहीं। अब अगर मैं थोड़ा-सा ग्रीन हाउस गैसेज़ या उनके योगदान की बात करूँ कि ग्रीन हाउस गैसेज़ कैसे इफ़ेक्ट्स कर रहे हैं, तो सबसे पहला है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायवीय श्वसन या एरोबियल रेस्पिरेशन के द्वारा प्राकृतिक तौर पर ये उत्सर्जित होते हैं। वहीं पर अगर मैं मानव जनित की बात करूँ तो जीवाश्म ईंधन के दहन से सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, वन उन्मूलन से, ठोस अवशिष्ट एवं अवशिष्ट जल का वायवीय किण्वन के द्वारा CO2 हमें उत्सर्जन देखने को मिलता है। दूसरी खास बात है कि ये कार्बन सिंक के तौर पे कौन-कौन काम करते हैं, महासागर एवं वन, क्योंकि कार्बन सिंक मतलब कार्बन को खत्म करने का काम कौन करता है, महासागर और वन कार्बन को कम करने का काम करते हैं। क्लियर है? वायुमंडलीय में जीवन काल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लगभग ये कितने प्रतिशत है हमारे वायुमंडल में 66 प्रतिशत के आसपास है। वहीं पर अगर मैं मीथेन की बात करूँ तो ये आर्द्रभूमि और महासागर ये इनका प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं। वहीं पर पशु अवशिष्ट, धान के खेत, जीवाश्म ईंधन के तहत ठोस ईंधन, ठोस अवशिष्ट एवं अवशिष्ट जल का आवासीय अवायवीय किण्वन के द्वारा भी हमें देखने को ये मिलता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मिट्टी में सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा ये होते हैं, वहीं मानव मेड या मानव निर्मित
उर्वरक मिट्टी, बायोमास एवं जीवाश्म ईंधन से दहन के तौर पर भी हमें नाइट्रस ऑक्साइड देखने को मिलता है। अगर मैं सीएफसी की बात करूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो सीएफसी इन शॉर्ट टर्म में प्राकृतिक कम, औद्योगिक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। औद्योगिक गतिविधियाँ जैसे रेफ्रिजरेटर है, कीटनाशक है, कृत्रिम सल्फेट है, फॉर्म, इन सब में हमें क्या देखने को मिलता है? सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखने को मिलता है। वहीं पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसा? तो ये ओजोन परत में रासायनिक क्रिया के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार ये हमें डैमेज करते हैं, या फिर सबसे खास बात है कि किस प्रकार ये कम करने का काम करते हैं। तो इन्हें कम करने का सबसे अच्छा एक जो विकल्प के तौर पर हमें देखने को मिलता है वो कौन-सा है कि इन्हें हम सिंक करने की कोशिश करें, इन्हें हम कर लें। जिससे कि इनका जब हम सिंक करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये कम होंगे। अब पर्यावरण से संबंधित कुछ समसामयिक घटनाक्रम है, तो ये चूँकि करंट के बिहाफ़ पे तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी परीक्षा उपयोगी ये भी करंट बेसिस पे तो ये भी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हालाँकि अब मैं बात करता हूँ नेट ज़ीरो की या फिर भूमंडलीय तापन का इफ़ेक्ट, ये इम्पोर्टेंट है। तो भूमंडलीय तापन के इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं? तो जलवायु के जो पैटर्न्स हैं उसमें हमें चेंजिंग देखने को मिलती है। हरिकेन, टॉर्नेडो, तूफान की तीव्रता में वृद्धि या फिर जो हम चक्रवात देखते हैं उनमें वृद्धि देखने को मिलती है। ठंड और गर्म मानसून के कारण हमें हमारा मानसून खराब देखने को मिलता है। सबसे खास बात है कि पृथ्वी के अत्यधिक ठंड होने से क्षेत्रों में संभावनाओं की अधिक योग्यता बनी रहती है। जब ऊष्मा इसी तरह वायुमंडल में एकत्रित रहेगी, तब हवा पृथ्वी सतह के चारों ओर वायु को उत्पादित करेंगी। सबसे खास बात है कि तापमान के अधिक होने के कारण समुद्र से पानी का वाष्पन होगा, इसके कारण वर्षा होने लगेगी और इसके कारण वर्षा के पैटर्न्स में भी हमें बदलाव देखने को मिलेगा। कटिबंधीय क्षेत्रों में हमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वर्षा से जो बर्फ से ढके ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे जिससे जल स्तर में वृद्धि होगी और जल स्तर में अगर वृद्धि होगी तो सबसे पहले जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो जाएँगे। नेट ज़ीरो की मैं बात करूँ तो नेट ज़ीरो क्या कहलाता है? तो नेट ज़ीरो एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायुमंडल में जितनी ग्रीन हाउसेस गैसेस उत्सर्जित होंगी, उतनी ही मात्रा में वायुमंडल से निकलकर उन्हें संतुलित या बैलेंस कर दिया जाएगा। कहने का सेंस ये है कि हम जितनी ग्रीन हाउसेस गैसेस का उत्सर्जन करेंगे, हमारा एनवायरनमेंट उतने ही ग्रीन हाउस गैसेस को एक्सेप्ट कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वैश्विक तापन क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं वैश्विक तापन की बात करूँ तो सिंपल सा समझिए कि पूरे एनवायरनमेंट का में तापमान का बढ़ना, बस इतना सी आप कहानी याद रखिएगा। ये क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में हुई वृद्धि या मानवीय कारकों के द्वारा ग्रीन गैसों में की वृद्धि की जो घटनाएँ हैं, वो कहीं न कहीं हमें वैश्विक तापमान से संबंधित देखने को मिलती हैं। देखते हैं कि किस प्रकार से एनपी एनएफसीसी काम करता है। तो ये पहले है क्या? जलवायु परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद से ये चीज़ देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ओज़ोन लेयर की। तो ओज़ोन लेयर है क्या? जैसे ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी का जो पहला मंडल है वो कैसा है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद में हमें क्या देखने को मिलता है कि समताप मंडल है। समताप मंडल के बाद में हम मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद हमें बहिर्मंडल और बहिर्मंडल के बाद हमें आयनमंडल देखने को मिल जाता है। ऐसे अलग-अलग मंडल हैं हमारे पास। सबसे खास बात ये है कि हमें ओज़ोन कहाँ देखने को मिलता है, तो ओज़ोन हमें देखने को मिलता है सेकंड लेयर में, जिसे हम सप्ताप मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल में नहीं मिलता, समताप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है? कुछ इस तरीके से पैरामीटर है, जो कि तापमान का कम होना, तापमान का बढ़ना बताता है। इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो नीचे क्या बता रहे हैं कि वायुमंडल में सबसे निचले तापमान में जो हाँ, निचले तापमान में हम हैं। फिर जैसे-जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो पहले तापमान में कम गिरावट आती है, फिर बैलेंस रहता है, फिर तापमान में बहुत तेज़ी से वृद्धि आती है, फिर थोड़ी-सी गिरावट आती है और फिर ये धीरे-धीरे वृद्धि आना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो आप थोड़ा-सा देखेंगे अब कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज़ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स करती हैं, थोड़ी बहुत नहीं प्रॉब्लम तो ठीक-ठाक कर रही हैं। अगर मैं ओज़ोन की बात करता हूँ तो ओज़ोन वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है, जो प्राकृतिक ओज़ोन गैस की एक मेखला मिलती है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक करके पृथ्वी की रक्षा करती है। ओज़ोन परत के अगर मैं निर्माण की बात करूँ तो जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, यूवी रेज़ हैं,
ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और जब क्रिया करते हैं तो जो अल्ट्रावायलेट रेट है इन्हें 2 भाग में तोड़ देते हैं, यानी O प्लस O में पुनः तोड़ देते हैं। फिर टूटा हुआ एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कण से मिल करके O3 का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि फिर क्या होता है, O3 का जो कौन विघटित कर देता है, यूवी रेज़। फिर यूवी रेज़ O3 का विघटन कर देते हैं किसमें, O2 में और सिर्फ एक O में। फिर आगे आप देखेंगे कि ये भी मुक्त हो जाता है और ये भी मुक्त हो, इस तरीके से ओज़ोन का विघटन हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं कि ओज़ोन परत का जो विभिन्न नाम है, इन्हें हम कभी पृथ्वी की छत भी कह लेते हैं, पृथ्वी का प्राकृतिक सनक्रीम भी कह लेते हैं, पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहते हैं। ये अलग-अलग नाम हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे हम पृथ्वी की रक्षा करती हैं और दूसरी ख़ास बात है कि ये हमारे मानव समाज की भी रक्षा करती हैं, अन्यथा इनके बहुत बड़े दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? आगे आते हैं। अब वहीं पर अगर हम ओज़ोन के प्रकार की बात करें तो गुड ओज़ोन, बैड ओज़ोन ऐसा कुछ ख़ासा है नहीं, एक बार ये आप देख लीजिएगा। डाप्सन पैरामीटर क्या है? तो सबसे ख़ास बात डाप्सन पैरामीटर की है कि ओज़ोन की सांद्रता को मापने के लिए हम लोग डाप्सन का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि ओज़ोन की सांद्रता को मापने के लिए हम लोग डाप्सन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ओज़ोन परत के मापन में मुख्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। एक ब्राप्शन बराबर इकाई क्या होता है? 0.01 मिली। ओज़ोन छिद्र की मैं बात करूँ तो समताप मंडल में ओज़ोन परत का जो संद्रण है, वो 220 डप्सन यूनिट या जब उससे कम होता है, तब हम मानते हैं कि ओवरऑल हमारा वीक हो रहा है ओज़ोन लेयर। ओज़ोन परत की जो मोटाई है, वो लगभग 300 डाप्सन की इकाई हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम थोड़ा-सा ओज़ोन परत की मोटाई की बात करें, तो इन्हें आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब स्थिति में यही है कि समताप मंडल में 15 से 18 किलोमीटर, हालाँकि यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी से 15 से 50 किलोमीटर के बीच में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 15 से 50 नहीं, 15 से 20, 22, 30, 40 है, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी का कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ, ये ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ओज़ोन के विस्तार के बारे में, तो 90% का जो विस्तार है वो समताप मंडल में है, वहीं पर 10% का विस्तार कहाँ पर है? क्षोभ मंडल में है। अगर मैं इनके विनियमन की बात करता हूँ, तो समताप मंडल में प्राकृतिक रूप से नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा इनका विनियमन किया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा खतरा इनको किससे है? नाइट्रस ऑक्साइड से है। लेकिन चूँकि इनकी मात्रा कम है, इसलिए इनसे खतरे कम हैं। CO2 से खतरा ज़्यादा है क्योंकि इनकी मात्राएँ अब ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन वहीं पर इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट या नेगेटिव इफ़ेक्ट कौन डालता है? वो नाइट्रस ऑक्साइड डालता है। इस बात को थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं ओज़ोन छिद्र की बात करूँ कि ओज़ोन छिद्र के निर्माण में मौसम कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंट रोल है? तो ध्रुवीय सर्दियों के दौरान कम तापमान ये एक इफ़ेक्ट करते हैं, हिममेघ का निर्माण करते हैं और विशेष तापमान में ध्रुवीय भंवर का भी ये निर्माण करते हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब ओज़ोन क्षरण के कारण क्या हैं? क्यों ओज़ोन क्षरण हो रहा है? तो उसके कुछ प्राकृतिक कारण हैं और उनके कुछ मानवीय कारण हैं। अगर मैं प्राकृतिक कारणों की बात करता हूँ, तो प्राकृतिक कारणों में वायुमंडलीय परिसंचरण, परावैगनिक किरणें, ध्रुवीय वाताग्र या फिर उच्च अक्षांशीय वाताग्र, सीमांग्र, जेट या ध्रुवीय रात्रि में जो जेट हमें देखने को मिलते हैं वो हैं, क्षोभ सीमा की ऊँचाई में भिन्नता, समताप मंडलीय मेघ, सौर जो ध ध एक प्रकार का सौर धब्बा है वो, साथ ही में जलवायु एवं ज्वालामुखी आर्द्र भूमियाँ, ये सब के सब कैसे हैं? प्राकृतिक तौर पर हमारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं ओज़ोन लेयर पे। वहीं पर अगर मैं मानवीय कारक की बात करूँ तो सुपरसोनिक विमान, CFC, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक, AC, रेफ्रिजरेटर, पेंट उद्योग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, भूमंडलीय तापन एवं अम्ल वर्षा, ये सब के सब इफ़ेक्ट्स करते हैं हमारे ओज़ोन। क्लियर है? अब सबसे ख़ास बात है कि महत्वपूर्ण ओज़ोन जो क्षय हो रहा है, उनमें रासायनिक एवं उनका उपयोग कैसे है? जैसे CFC, तो CFC का हम लोग प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं और कहाँ पर CFC इफ़ेक्ट्स कर रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा ओज़ोन को इफ़ेक्ट CFC करता है और इसका प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? हम रेफ्रिजरेटर में कर रहे हैं, AC में कर रहे हैं, एरोसोल में करते हैं, वार्मिंग में करते हैं, जो वार्मिंग उपकरण है, गर्म करने के लिए उसमें करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन में भी CFC का प्रयोग किया जाता है और ऊष्मा को पहचानने वाले जो विलायक होते हैं, उनमें किया जाता है। वहीं पर अगर मैं CCl4 की बात करूँ, तो यह एक विलायक है जो फैट, मोम, रेज़िन और तेल के लिए होता है, उसमें होते हैं। बाकी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब ओज़ोन क्षरण का इफ़ेक्ट्स क्या होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके प्रभाव क्या पड़ेंगे?
तो मानवों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, पौधों पे नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, अन्य जीवों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और निर्जीव पदार्थों पर भी इनके नकारात्मक प्रभाव सेपरेटली तौर पर हमें देखने को मिलेंगे। मानव में कैसे होंगे, तो इनको जो स्किन कैंसर है उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, डीएनए में चेंजिंग्स आने लगेंगे, कार्निया पे इफेक्ट होगा, मानव संबंधित जो नेत्र है रोग हैं उनसे संबंधित बीमारियां बढ़ेंगी। दूसरी खास बात है कि मानव प्रतिरोधी तंत्र को भी ये कमजोर करती हैं। वहीं पौधों पे नकारात्मक प्रभाव की, पौधों का जो भोजन बनाने का एक सिस्टम है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं वो इफेक्ट होगा, वृद्धि रुक जाएंगी, परिवर्तन का कारण हमें देखने को मिलेगा, उपापचय की क्रिया भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब होगी और कोशिकाएं तो नष्ट होंगी ही होंगी। अगर कोशिकाएं नष्ट होंगी, उपापचय की क्रिया कम होगी, तो जो हमारा जंगलों से उत्पादन होता है या वन उत्पादन होता है, उनमें भी हमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिलेगा। अन्य जीवों पे भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जैसे समुद्री अलवणीय जल जीव या अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रति वो अति संवेदनशील होते हैं। मछलियों के लार्वा बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उनमें निगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। प्लवक समष्टि पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। मछली झींगा के लार्वे को ये इफेक्ट्स करते हैं। इन सब के ऊपर इनका बहुत ज्यादा निगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन वॉशिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग है क्या, पहले तो आप ये जानिए। देखिएगा, ग्रीन वॉशिंग शब्द का प्रयोग 1986 में जे वेस्टरलैंड ने किया था। ये याद रखिएगा, किसने किया था, तो वेस्टरवेल्ड ने किया था इस 1986 में। किसी कंपनी या संगठन के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने का दिखावा करना, लेकिन वास्तव में उनकी गतिविधियां पर्यावरण के प्रदूषित करने के लिए होती हैं, हम इन्हें ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। मतलब कि ये है, हम दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हम दिखाते तो हैं कि हम पर्यावरण के हितैषी हैं, लेकिन दरअसल पर्यावरण के हितैषी नहीं है, पर्यावरण को और भी ज्यादा चुप चुप के या चोरी छुपे प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि अस्पष्टता जैसे कि संचालन और सामग्री के बारे में जानबूझकर विशेष जानकारियों से बचना, फिर झूठ बोलना या पर्यावरण दावों को करना जो कि केवल झूठ पर ही आधारित होते हैं। घुमा फिरा के हमें सिर्फ ये दिखाना कि हम कितने पर्यावरण संरक्षण का काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये घर पे ही जंगलों की कटाई की जा रही है, एनवायरनमेंट को प्रदूषित किया जा रहा है और उनका हमसे दिखावा कर रहे हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट के हितैषी। अब हम बात करते हैं UNFCCC की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की। तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में UNFCCC का क्या नाम है, क्लाइमेट चेंज ऑन क्लाइमेट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। पूरा नाम है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय, जो कि 1992 में ये अंतरराष्ट्रीय संधि के तौर पर देखने को हमें मिलता है। इसका प्रभावी तिथि कब हुआ था, तो 1994 में एक्टिव हुआ था। इसका गठन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील में है, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में ये हमें देखने को मिला गया था। इसका सचिवालय जर्मनी के वॉन शहर में है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और दूसरी खास बात है कि वर्तमान परिदृश्य क्या है कि लगभग विश्व के 198 सदस्य इसके मेंबर्स हैं। सब लोग UNFCCC के मेंबर सदस्य हैं, याद रखिएगा। पार्टनरशिप मतलब एक तरीके से सबका उसमें इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि इनके बैठक कैसे होती हैं या क्या क्या ये काम करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करना इनका मुख्य लक्ष्य है। 21वीं सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापन की वृद्धि एवं औद्योगिक स्तर को 2% तक नीचे लाना, ये भी ठीक है। हो सके तो जलवायु परिवर्तन पर अधिक से अधिक कन्वेंशंस करना, पूरे विश्व के लोगों को एक करना, और अगर हम कोशिश हो पाए तो तापमान को 1.5 डिग्री से अधिक ना होने देना। इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। वहीं पर वर्ष 2020 तक 100 अरब डॉलर जलवायु निधि जमा करने के लिए भी इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। अब अगर मैं क्लाइमेट फंड की बात करता हूँ, ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो UNFCCC के तत्वावधान में इसका गठन किया गया है, याद रखिएगा। अब अगर मैं COP27 की बात करूं, तो ये 2022 का करंट का टॉपिक था। प्रेजेंट टाइम पे हम अपने COP
29 और कॉप 30 को देख करके चलेंगे। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बन टैक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्बन टैक्स है क्या? तो कार्बन टैक्स ये है कि प्रदूषण पर एक प्रकार का ये कर है, जिसमें कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा के आधार पर जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के ऊपर शुल्क लगाया जाता है। नेगेटिव मैं अगर बात करूं, द इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिज्म पर भी ये काम करता है, यानी एक्स्ट्रा जो टर्नलिटी है उस पे भी ये काम करते हैं। और इनका लगाने वाला पहला देश कार्बन टैक्स का वो कौन सा है? फिनलैंड है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करूं, तो ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैस कौन से हैं? तो सीएफसी है, हैलोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, हैलोन है, मीथेन है। ये सारे के सारे गैसेस कैसे हैं? हमारी ओजोन परत पे नेगेटिव इफेक्ट्स ये डालते हैं। क्लियर है? अब इसी के साथ में ओजोन क्षरण के नियंत्रण के लिए जो अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा वियना कन्वेंशन, जो कि 1985 में हुआ था, और एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में हुआ था। वियना कन्वेंशन एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है, जो कि बाध्यकारी नहीं है, लेकिन वहीं पर अगर मैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करूं, तो यह ओजोन परण क्षरण ओजोन परत के क्षरण को लेकर के जो जिम्मेदार इफेक्ट्स वाले एलिमेंट्स हैं, उनको कम करने की बात करता है। और ये 1987 में अपनाया गया था, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कैसा है? वो बाध्यकारी है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना वन यम वन जीव, और ये हम स्टार्ट करेंगे अपना कल के सेशन में। ठीक है, तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।